नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं उसमें साइंस में आपके NCERT और SCERT का जो निचोड़ कराया जा रहा है, बहुत कम टाइम में आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें से इसका एक पार्ट पहले आ चुका है, आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। आपसे 6 से लेकर 8 तक की पूरी NCERT को बहुत कम टाइम में, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, BPSC में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में साइंस से कैसे क्वेश्चन पूछे, उन सारे प्रश्नों का निचोड़ कराया जाएगा आज की क्लास में। ठीक है, अगर आपने इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे पहले वाले पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। फूड क्या होते हैं, भोजन के स्रोत क्या होते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं, इसके अलावा आहार, संतुलित आहार, भोजन के पोषक तत्व, विटामिन, इन सब चीज़ों को इससे पहले की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ से आपसे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है, FCI क्या होता है। FCI क्या करता है, ये आपके खाद्य पदार्थों को मानक प्रदान करता है। कौन सा खाद्य पदार्थ कैसे खाने योग्य, इसके लिए क्या होता है, FCI मानक प्रदान करता है। जैसे आप घर में कोई भी पैक्ड फूड लाएंगे तो उसमें देखेंगे FCI की मुहर लगी होती। क्लियर हो क्या। ये हमारे क्या होता है, खाद्य परीक्षण करता है। खाद्य परीक्षण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, खाद्य परीक्षण के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। कुछ चीज़ों का हम प्राकृतिक रूप से भी खाद्य परीक्षण करते हैं। जैसे हम घर में जैम बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं, क्या हम कहते हैं, खाद्य परीक्षण करते हैं। जैसे कई बार घर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मटर लोग सुखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाद्य का परीक्षण कर रहे हैं, उस चीज़ों को खराब होने से बचा रहे हैं। इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे कहीं हम पौष्टिकरण का प्रयोग करते हैं, कहीं उबाल कर रख रहे हैं, कहीं उसको सुखा कर रख रहे हैं, कहीं हिमीकरण का प्रयोग कर रहे हैं, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को 60 to 80% ऊर्जा प्रदान करता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जाने से कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है। अनाज में कौन सी पाई जाती है, अनाज में आपकी माल्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन सी पाई जाती है, दूध में आपकी लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ब्रेन शुगर किसको बोलते हैं, ब्रेन शुगर आपके गैलेक्टोज को बोलते हैं। ब्लड शुगर किसको बोलते हैं, ब्लड शुगर आपके ग्लूकोज को बोलते हैं। और इंस्टेंट एनर्जी कौन प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी आपको ग्लूकोज प्रदान करता है। इसलिए जब आप ग्लूकोन-डी ऐड देते हैं ना, उसमें कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी। तो इंस्टेंट एनर्जी कौन करता है, ग्लूकोज। और हमारी बॉडी में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसका संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। देखिए स्पीड ज़्यादा है, लेकिन आपको इसी स्पीड से मैनेज करना होगा, तभी आपको हर एक पॉइंट को, क्योंकि इसमें मैंने 1000 से ज़्यादा तो वन लाइनर पॉइंट लिए हैं, उसके साथ में मैं कितने सारे पॉइंट्स बोली, इन सारे पॉइंट्स को तैयार करना है। आपकी बायोलॉजी, आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री, पूरी चीज़ें मैं इसमें तैयार करवा लूँगी। बिहार PCS में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जब बिहार ने जो भी एग्जाम कराए हैं, BPSC ने साइंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे, उन सारे क्वेश्चन का सार मैं आपको करा रही हूँ। बस आपको इन सारी वीडियो को बिल्कुल रट के खोल कर पीक के जाना है। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक कमेंट जरूर करिएगा, आपकी कमेंट पढ़ के मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा जो अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज का संचय किस फॉर्म में होता है, अतिरिक्त ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो जाता है। हमारी बॉडी को ऊर्जा किस रूप में मिलती है, हमारी बॉडी को ऊर्जा ATP के फॉर्म में मिलती है। ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन क्या करता है, कोशिकाओं के क्षय मरम्मत के लिए जिम्मेदार होते हैं। विटामिन इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। खनिज लवण में जैसे आपका सोडियम का कहते हैं, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। आयोडीन क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। और जो हमें आयोडीन प्राप्त होता है, आयोडीन किससे प्राप्त होती है, आयोडीन हमें लिमनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है, ध्यान रखिएगा। फाइबर्स और जल भी होते हैं, जल से हमें जीरो भी एनर्जी मिलती है, जल से हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन जल ताप का नियंत्रण बनाता है। इसके अलावा जल पाचन में सहायक होता है, उत्सर्जन में भी सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि और अनुचर के सेल की वृद्धि के लिए, मरम्मत के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दाल में प्रोलोमिन्स प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार रिवाइज भी कराऊंगी। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसीन प्रोटीन। ताकि इन वीडियो को आप एक बार देखिए, उसके बाद और देख लीजिए, और 2-3 बार मैं खुद रिवाइज करवा रही हूँ, तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हो और क्या करता है, हमारे शरीर को इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।
संतुलित आहार क्या? संतुलित आहार से उस आहार से तात्पर्य होता है जिसमें भोजन के सभी पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हों। इसके अलावा कुछ चीज़ों की कमी से हमें डिफरेंट टाइप के रोग हो जाते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोथेल्मिया और रतौंधी नमक रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स और सूखा रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मेरास्मस और सूखा रोग प्रोटीन की कमी से हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से व्यक्ति को एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा कुछ रोग होते हैं आपके जो वायरस से होते हैं, कुछ होते हैं बैक्टीरियाज होते हैं, इसके अलावा कुछ रोग आपके प्रोटोजोआज होते हैं, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जैसे HIV वायरस है, HIV वायरस से आपको कौन सा रोग होता है? एड्स रोग होता है। और एड्स रोग में कौन सा परीक्षण होता है? एड्स रोग में आपका एलिसा परीक्षण होता है। अभी जैसे देखेंगे फीवर का बहुत सीजन चल रहा था, बहुत सारे लोगों को टाइफाइड निकल रहा था। अच्छा बताइए, टाइफाइड टाइफाइड में हम कौन सा परीक्षण कराते हैं? टाइफाइड में हम विडाल टेस्ट कराते हैं। ध्यान रखिएगा, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। टाइफाइड में विडाल टेस्ट होता है। और टाइफाइड किस मच्छर से होता है और डेंगू किस मच्छर से होता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको मलेरिया किससे होता है? इन तीनों मच्छरों के नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। मलेरिया आपके मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, जल्दी से नोट कर लियो। और डेंगू के लिए कौन सा होता है? एडीज मच्छर होते हैं। दोनों ही मादा मच्छर होते हैं, एनोफिलीज मच्छर और एडीज मच्छर। मलेरिया के लिए हम औषध के रूप में सिंकोना के पेड़ की छाल का प्रयोग करते हैं। और कुनैन क्या है? मलेरिया की दवा है। और 2025 तक हमने लक्ष्य रखा है कि इंडिया को क्या कर देंगे? मलेरिया मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया। क्लियर हो क्या? इतने सारे पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं आ गए? कोई भी दिक्कत कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे आपको जो टॉपिक दिया वो पदार्थ के बारे में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और इससे क्वेश्चन केवीएस इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि किसी भी चीज़ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ को वर्गीकृत करने के अलग अलग आधार हो सकते हैं। जैसे उसे सजीव निर्जीव में भी वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर उसको हम गुणों पे देखते हैं तो उसको धातु अधातु में वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर उसको तत्व और मिश्रण में कर सकते हैं। फिर उसको यौगिक के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पॉइंट होते हैं जैसे विलेयता अविलेयता के आधार पर। मिश्रण में देखेंगे तो समांगी विस्वांगी मिश्रण के आधार पर। उन्हीं कुछ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और जो मैंने पॉइंट बोले ना, समांगी विस्वांगी, आपका धातु अधातु, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा कोई बात नहीं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? कठोर। अगर हम उसमें कोई भी प्रहार करें तो बहुत जल्दी अपना आकार नहीं बदल, इससे कहते हैं कि यह चीज़ कठोर है। अविलेय अगर घुले नहीं, जैसे पानी में पत्थर घोलो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। कैसे? अविलेय। पानी में नमक घोलो, नमक घुल जाएगा। तो नमक कैसे? विलेय हो गया। और जिसमें घुल गया वो क्या हो गया? विलायक हो गया। दूध में चमकीला, जैसे धातुओं की एक चमक होती है, जैसे सोने की एक अपनी चमक होती है। सोना सर्वाधिक तन्य धातु भी होती है। तन्य धातु का तात्पर्य क्या होता है? इसके सबसे ज़्यादा पतले तार खींचे जा सकते हैं। चांदी की अपनी धात्विक चमक होती है, लेकिन चांदी क्या करती है? ऑक्सीजन से क्रिया करके एक रेडिएट पदार्थ छोड़ती है। देखते हैं ना कि कई बार जैसे मम्मी लोग क्या होती है, सिल्वर्स के पायल या जो भी पहने होती हैं तो धीरे धीरे उनके पैरों में क्या होता है? ब्लैक ब्लैक होने लगता है ना कई बार, क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया करती है। और कई बार इससे सोना का केमिकल ने वो पूछ सकते हैं, AU होता है। चांदी का क्या होता है? AG होता है। कॉपर के क्या होते हैं? विद्युत का सुचालक होता है। कॉपर के हम तार का प्रयोग करते हैं। सर्वाधिक विद्युत सुचालक धातु आपकी चांदी होती है, लेकिन चांदी महंगी होती है, इसलिए हम वायर में क्या करते हैं? कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसके अलावा पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस। लेकिन पदार्थ की वैसे अवस्थाएं पूछेगा तो 5 होते हैं, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडक्शन। ये 5 अवस्थाएं होती हैं। धातु क्या होते हैं? जिनमें धात्विक गुण हो, चमक हो, आघात वर्तनी हो, तन्य हो, ये सब क्या धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं। अपारदर्शी क्या होते हैं? जिसको हम एक साइड से देखने पर दूसरी साइड नहीं देख पाए, जैसे आपके घर की दीवार कैसी अपारदर्शी है। खुरदुरा क्या होते हैं? खुरदुरा आपको पता है कि जिसमें घर से बहुत ज़्यादा काम कर रहा हो, जैसे आप चिकनी जगह है वहाँ पे जल्दी फिर जाएगा, और कुछ जगह होती है खुरदुरी। विलेय क्या होता है? जो घुल जाए। पारभासी क्या होता है? प्रॉपर नहीं दिखेगा, जैसे आपका कागज इधर से उधर बिल्कुल प्रॉपर तो नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ दिखता है, तो कैसा होता है? पारभासी। पारदर्शी, जैसे शीशा होता है, इधर से उधर का दिख रहा है, तो कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा छोड़ू नहीं, आपको एक बार थोड़ा सा समझा दूँ। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं किसी न किसी चीज़ से बनी है, और मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस।
ठोस के क्या होते हैं, जो अणु बहुत पास पास होते हैं तो इनके बीच अंतरा अणु जो स्थान होते हैं बहुत कम होते हैं, आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं तो इनका आकर्षण बल थोड़ा सा कम होता है, स्थान थोड़ा सा जाता है, और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस का जो होता है आकार और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, दोनों में परिवर्तन नहीं होता। द्रव का क्या होता है, आकार नहीं निश्चित होता पर आकृति निश्चित होता, आयतन निश्चित होता है, आकृति तो नहीं, इसका ना ही आयतन और ना ही आकार, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो ठोस द्रव गैस के बारे में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। इसके अलावा कह रहा है कि एक पदार्थ से हम डिफरेंट टाइप के पदार्थ बनाना संभव है, और पदार्थों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक आपका मुख्य रूप से भौतिक परिवर्तन होता है, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन से तात्पर्य उस परिवर्तन से जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात भी हम पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त कर सके, पुनः उसी रॉ मटेरियल को प्राप्त कर सके, अर्थात उस परिवर्तन को अगर हम रिवर्स करते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अगर हम पुनः उसी पदार्थ की प्राप्ति ना कर सकें। अब रासायनिक परिवर्तन, अगर आपने दूध से दही बना लिया तो दही से पुनः दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। अब यहाँ पे आपने क्या किया, चीनी से उसका एक वो होता है घोल बना लिया चीनी का, अब दोबारा चीनी को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल। उसको पकाते हैं, दोबारा जल को वाष्पीकृत कर देते हैं, चीनी प्राप्त हो जाएगी। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, भौतिक। ये कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपके बिहार के पेपर का एनालिसिस कर रही थी उसमें एक चीज़ थी, जो मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती के जलने को उन्होंने कई जगह भौतिक परिवर्तन माना है, कई जगह रासायनिक परिवर्तन माना है। तो अगर ऑप्शन में दोनों हो तो इसका आंसर आप दोनों लगाइएगा, क्योंकि जो कई बार मोमबत्ती जल जाती है उसकी जो मोम होता है, मोम को अगर हम दोबारा पिघला के वैसे शेप में डलाएं दोबारा मोमबत्ती बनाई जा सकती है। और कुछ जगह दिखाया गया कि रासायनिक परिवर्तन। अगर आपको इससे क्वेश्चन आए तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो फिर ऐसा अगर दोनों का ऑप्शन हो तो मोमबत्ती को भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन पे ही लगाइएगा। क्लियर हो क्या। इसके अलावा कह रहे हैं कुछ चमकदार होते हैं, कुछ दिखावते होते हैं, डिफरेंट टाइप के। हम कैसे कर सकते हैं इसको वर्गीकरण। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, जो पदार्थ विल जाते हैं उन्हें विलय, और जो नहीं घुलती अविलय होते हैं। कुछ जैसे कांच पारदर्शी होता है, लकड़ी धातुएं अपारदर्शी होती हैं, और कुछ हमारे पारभासी होते हैं। तो पदार्थ वाला टॉपिक था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ ये शब्द। ये जो शब्द मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मंथन क्या होता है, जैसे दूध से क्रीम निकालना। अब जब दूध से क्रीम निकालने की मशीन होती है, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कौन सा बल लगते हैं, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर छदम बल लगते हैं। छदम बल का तात्पर्य क्या होता है, आभासी बल। इसमें बल हमें महसूस होता है कि केंद्र की ओर लग रहा है, परंतु ये केंद्र की ओर लगता नहीं है बल्कि किनारों में लगता है। तो जो दूध से क्रीम निकालने की मशीन होती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल में छदम या आभासी बल लगता है। ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं निस्तारण, वाष्पन, निस्संदन, हस्तन, ये सब क्या आपके पृथक्करण की विधियां हैं। जैसे हम पदार्थों में पृथक्करण करते हैं तो पृथक्करण की डिफरेंट टाइप की विधियां हैं। चलिए हम उन विधियों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हस्त चयन विधि होगी, जैसे घर में क्या होता है दाल में से एक आध कंकड़ आ गया, हस्त से निकाल दिया। निष्पावन विधि होगी, इसका मुख्य रूप से प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है। चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्संदन। तो पूछ सकते हैं इनमें से कौन से पृथक्करण की विधि नहीं है, तो ये सारी पृथक्करण की विधियां हैं। जैसे अनाज से भूसा, पत्थरों का हाथ से चयन पृथक किया जा सकता है। अब जैसे भूसा अनाज की बोरियों से निकालना है तो अब उसके लिए क्या करते हैं, निष्पावन विधि का प्रयोग करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा पंखा चला रहे हो, उससे क्या होता है अनाज को उड़ा रहे होते हैं, निष्पावन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया। रेत और जल के मिश्रण जैसे जमीन में बैठ जाते हैं। जैसे क्या होता है किसी पदार्थ में रेत है या कुछ और है तो जो भारी चीज़ें होती है जमीन में बैठ जाती है और बाकी चीज़ें निकल जाती हैं, तो इसको हम कौन सी बोलते हैं, निस्तारण विधि। इसमें भारी चीज़ें तली में बैठ जाती हैं। क्लियर हो गया। इतने पॉइंट समझ में आ गए। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इसके अलावा जो मिश्रण, यौगिक, तत्व, इसको हम अभी आगे एक और आप जैसे क्लास 8 में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत डिटेल से दिया हो तो उसको हम वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर हो क्या। इसके अलावा कह रहे हैं कि द्रव उसके अविलेय पदार्थों के निस्संदन से। अब निस्संदन हम किसी का कर सकते हैं जो अविलेय पदार्थ होंगे। अब आपको ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है निस्संदन की प्रक्रिया में किसका प्रयोग करेंगे, विलेय पदार्थ का, अविलेय पदार्थ का, दोनों का कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। निस्संदन हम उसी का कर सकते हैं जो उस द्रव में अविलेय पदार्थ हो। अब जैसे रेत पानी में नहीं घुल सकती तभी तो तली में बैठेगी।
अब मान लो उसमें नमक का कहते निस्संदन करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि नमक तो जल में घुल जाएगा, तो तली में बैठेगा कैसे। तो अविलेय पदार्थों का प्रयोग ही निस्संदन की प्रक्रिया में किया जा सकता है। अब वाष्पन क्या होता है, द्रव से जो होता है अतिरिक्त जल को वाष्प के रूप में अगर पृथक कर दिया जाता है तो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन उस विलयन से होता है और अधिक पदार्थ ना घुल सके, मतलब जो गाढ़ा गाढ़ा विलयन होता है। तनु विलयन जैसे हम प्रयोगशाला में बनाते थे ना, हम कहते थे ना इसको तनु विलयन का प्रयोग करना है। जैसे किसी पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण करना है कि इस पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं, तो उस पदार्थ को ले लीजिए, उसमें तनु आयोडीन का विलयन डाल दीजिए। अगर आप तनु आयोडीन का विलयन डालेंगे वो पदार्थ बैंगनी या नीले रंग का हो जाता है, तो पता चलता है कि इस पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। जैसे स्टार्च के परीक्षण के लिए हम क्या कर रहे थे, कॉपर सल्फेट के विलयन का प्रयोग कर रहे थे। चीज़ें मैं आपको रिवाइज भी करवा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, क्लियर। इसके अलावा क्या होता है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। विलेय क्या करता है, विभिन्न मात्राओं को घोलता है। विलायक क्या होता है, जिसमें घोला जाता है, और विलेय क्या होता है, जो घुल जाता है। क्लियर, यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। विलेय अविलेय, विलेय जो घुल जाता है, अविलेय जो नहीं घुलता। क्लियर हो गया, इतने पॉइंट समझ में आ गए। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हम पादप के बारे में डिस्कस करेंगे कि पादप में स्त्री केसर क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, पादप में प्रजनन कैसे होता है। पादप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए।